वेलकम बैक एवरीवन। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट पर आज ये प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर आरओ की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं 149 में पूरे साल के लिए। इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसका अफोर्ड कर सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ की? सेना में मुसलमानों की भर्ती आरंभ करने वाले विजयनगर शासक का नाम है देवराय द्वितीय। देखिए, देवराय द्वितीय ने विजयनगर की सेना में मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों की भर्ती आरंभ की। इन्हें पृथ देवराय कहा जाता था। देवराय द्वितीय को देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के शाहरुख के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर का दौरा किया था। तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कोई इसमें सही होगा। हरिहर और बुक्का जो काकतीय सामंत थे, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की। ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे जो सालुव वंश से ताल्लुक रखते थे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश थे, संगम, सालुव, तुलुभ, अरविड़। उनमें से किसी एक की बात हो रही है। कृष्णदेव राय ने हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये नाम याद रखिएगा 1336 में। और कृष्णदेव राय जो थे वो तुलुभ वंश से ताल्लुक रखते थे, विजयनगर साम्राज्य के, न कि सालुव। दूसरा वाला गलत है। उन्होंने हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा सी है। तो जहां जहां 2 है उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और उनके भाई बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था, संगम, सालुव, तुलुभ, अरविडु। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ये सारे जो अंडरलाइन किए बुलेट पॉइंट्स हैं। विजयनगर साम्राज्य दक्कन में बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे जो तुलुभ वंश से ताल्लुक रखते हैं। आई ने दहसाला पद्धति के संदर्भ में सही कथन है। यह राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। आई ने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। करेक्ट है दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। देखिए, आई ने दहसाला मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व व्यवस्था की पद्धति थी। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। आई ने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता था। तो करेक्ट हैं दोनों के दोनों। मुगल काल में भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि की पैमाइश हेतु उसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। परती भूमि का एक प्रकार था जिस पर नियमित रूप से खेती की जाती थी। देखिए, मुगल काल में भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पोलज भूमि, परती भूमि, चाचर भूमि, बंजर भूमि। जो पोलज भूमि थी उस पर नियमित रूप से खेती की जाती थी, ना कि परती भूमि पर। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि की पैमाइश हेतु उसे 3 नहीं बल्कि 4 भागों में विभाजित किया गया था। गलती अपने को बताना, दोनों गलत हैं। दोनों गलत हैं, तो 1 और 2 आना चाहिए ना, पोलज भूमि के लिए। देखिए, आई ने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि की पैमाइश हेतु उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला गलत है। पोलज भूमि, इस भूमि पर नियमित रूप से खेती होती थी। ठीक है, तो नियमित रूप से खेती होने वाली भूमि, खेती की जाने वाली भूमि पोलज भूमि है। जो परती भूमि है, यह भूमि उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 या 2 वर्ष तक परती पड़ी रहती थी। इसके बाद आ जाइए चाचर भूमि पर। चाचर भूमि कैसी भूमि थी? ऐसी भूमि जिस पर लगभग 3 या 4 वर्ष तक खेती नहीं की जाती थी। चौथी बंजर भूमि हो गई, मतलब निकृष्ट कोटि की भूमि जिसे लगभग 5 वर्षों तक काश्त के प्रयोग में लाया गया हो। और लगान जो है ना, लगान, वो खेती के लिए प्रयुक्त भूमि पर ही वसूला जाता था। ठीक है,
तो बंजर भूमि पर नहीं लगता होगा। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। अकबर ने इस नीति के जरिए सभी धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव न करने का मकसद रखा था। अकबर के बाद किसी बादशाह ने सुलह कुल का पालन नहीं किया। देखिए, पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। तो जहां जहां 3 होने की संभावना उसको हटा दीजिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा सी। शाहजहां और जहांगीर ने किया था। मुगल सम्राट अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। इसका मतलब है, क्या है इसका मतलब? सभी के लिए शांति या पूर्ण शांति। अकबर ने इस नीति के जरिए सभी धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव न करने का मकसद रखा था। अकबर ने यह महसूस किया था कि सभी धर्मों का एक ही मकसद है। अकबर ने उलेमा, ब्राह्मणों, रोमन पुजारियों के साथ धर्म पर चर्चा की थी। अकबर ने दीन इलाही के रूप में विकसित किए गए नए धर्म की उत्पत्ति सुलह कुल में से की थी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अकबर ने हर धर्म को सम्मान और समानता का दर्जा दिया था। आगे चलकर जहांगीर और शाहजहां ने प्रधान सुलह कुल का पालन किया। तो गलत है वो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो बोल रहा है किसी ने नहीं किया अकबर के बाद। वह मुगल सम्राट कौन था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब वह सम्राट था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्याभिषेक की तारीखें 31 जुलाई 1658 को आगरा में आलमगीर की उपाधि से अपना राज्याभिषेक करवाया था उसने, और 5 जून 1659 को देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया था उसने। निम्नलिखित में से किसे गृहपति कहा जाता था? गृहपति, गृहपति कहा जाता था धनी किसान। देखिए, गृहपति एक पाली भाषा का शब्द है जो धनी किसान के लिए प्रयुक्त होता था। यह लोग वैश्यों की श्रेणी में आते थे, तो विकल्प ए करेक्ट हो गया। परशुराम कुंड तीर्थ स्थल किस राज्य में अवस्थित है? परशुराम कुंड तीर्थ स्थल यह है नॉर्थ ईस्ट राज्य अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड तीर्थ स्थल लोहित जिले अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। परशुराम कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? महाकश्यप ने किया था, बी है इसका आंसर। देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद अराजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, तो भी करेक्ट हो गया। और इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। वल्लभी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। यह गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 24 जैन तीर्थंकर हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं, पहला, दूसरा, 22, 23 और 24। पहले ऋषभदेव हैं, 23 पार्श्वनाथ, 24 में महावीर स्वामी है। कई लोग महावीर स्वामी को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। और 22 में अरिश नेमी। इन 5 लोगों का तो नाम कम से कम याद रखिएगा, और बीच वालों को भी पढ़ लेना है, उन्हीं बीच वाले हैं ये सारे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्रम में देखें तो अभिनंदन, उसके बाद पद्म प्रभु, उसके बाद विमलनाथ, और उसके बाद हैं मुनि सुब्रतनाथ। तो 1 4 2 3 वाला सही हो जाएगा। 1 4 2 3 किसमें है? 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जैन संस्थापकों को तीर्थकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रत कहा गया, ठीक है। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रथम ऋषभनाथ, ऋषभदेव, ये ऋषभनाथ कह लो। दूसरे हैं अजितनाथ। 22वें अरिष्टनेमी है। 23वें पार्श्वनाथ। 24वें महावीर स्वामी। ये 5 तो हमेशा याद रखने हैं, बाकी बीच वालों को भी देख लेते हैं। तीसरे हैं संभावनाथ, चौथे अभिनंदन, ठीक है। और यहाँ से जो है प्रश्न था,
5वें सुमितनाथ हैं, 6ठे पद्म प्रभु। तो अभिनंदन पहले हो गए, उसके बाद पद्म प्रभु हो गए। 7वें सुपार्श्वनाथ चंद्र प्रभु, 8वें पुष्पदंत 9वें, शीतलनाथ 10वें, श्रेयांसनाथ 11वें, वासु पूज्य 12वें, विमलनाथ 13वें, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें हो गए शांतिनाथ। ठीक है। कुंथुनाथ 17वें, आरनाथ 18वें, मल्लीनाथ 19वें और मुनि सुब्रतनाथ 20वें। तो ये थे। और नमीनाथ 21वें, 22वें अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ 23वें, 24वें महावीर स्वामी। ऑप्शंस में कौन कौन से दिए हैं? अभिनंदन, ठीक है, उसके बाद पद्म प्रभु, पद्म प्रभु के बाद विमलनाथ का नाम था, और उसके बाद है मुनि सुब्रतनाथ। ठीक है, विमलनाथ ही है, कोई और है? विमलनाथ, और उसके बाद मुनि सुब्रतनाथ। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली, बहुत प्रश्न में पूछा गया एग्जाम, कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी। कुशीनगर लगाकर गलत मत कर देना। देखिए, इलाहाबाद वर्तमान का हो गया है प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशंबी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशंबी का उल्लेख हुआ है। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। यहाँ अनेक विहार स्थित थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो विहार है वो रहने का स्थान है, और जो चैत्य है वो पूजा स्थल है, वो पूछ लेता है कभी कभी। पुरी में रथ यात्रा निम्नलिखित में से किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के। देखिए, प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, कालाशोक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है महापद्मनंद। देखिए, मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन था। पुराणों में महापद्मनंद को अपरो परशुराम और शर्व शत्रांतक कहा गया है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने मरियम उज जमानी से विवाह किया जो एक राजपूत परिवार से थीं। कछवाहा अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक थे क्या? देखिए, हरखा बाई उर्फ मरियम उज जमानी से विवाह किया अकबर ने, जो राजपूत परिवार से थी। करेक्ट है पहला। कछवाहा जो है अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक थे। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। देखिए, आमेर के शासक राजपूत कछवाहा वंशीय भारमल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राजपूत शासक थे। यह पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर ने कछवाहा शासक भारमल की बेटी हरकाबाई से शादी की थी। हरकाबाई को मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट हो गए दोनों। अकबर ने हरकाबाई से 1562 में सांभर में शादी की थी। हरकाबाई के पिता भारमल थे जो आमेर के राजपूत शासक थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। उपरोक्त दिए गए शासकों में शेरशाह सूरी एक उच्च शिक्षित शासक था। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। उस समय जौनपुर जो है उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इंपॉर्टेंट जौनपुर क्योंकि यूपी का है। हिस्ट्री में प्रश्न बनते हैं इससे, हिस्ट्री से रिलेट करके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कौन सा सही है? दोनों सही है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करें। देखिए, ऐसे ही दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 को मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्रों दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध को बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज के युद्ध को याद रखिएगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे?
इसका उत्तर है जयसिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। पुरंदर की संधि जून 1665 में मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। तो जयसिंह कौन था? मुगल सेनापति था। दारा शिकोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन है यहाँ पर। दारा शिकोह जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। दारा शिकोह ने समुद्र संगम यानी मज्म उल बहरैन नाम से संस्कृत में रचना की। दारा शिकोह को लाहौर में दफनाया गया था। देखिए ऐसी मान्यता है कि दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, गलत है यहाँ पर। अभी 1-2 साल पहले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत जो है वो छानबीन कर रहा था इसकी। जो हुमायूं टॉम्ब है उसके नीचे जो 140 भी कबर है इसकी दारा शिकोह की। और शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, ये गलत है पहला वाला भी, केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही है और सही ही पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहाँ जहाँ 3 है, जहाँ जहाँ 1 है उसको हटा दीजिए, एलिमिनेशन। देखिए ऐसा माना जाता है कि दारा शिकोह को दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में कहीं दफनाया गया था, जो मुगल वंश की लगभग 140 कब्रों में से एक है। दारा शिकोह ने समुद्र संगम यानी मज्म उल बहरैन नाम से संस्कृत में रचना की। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। जो बोल्ड में है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे। मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद वो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन शाहजहां की बीमारी के बाद उनके दूसरे पुत्र औरंगजेब ने अपने पिता को सिंहासन से हटाकर उन्हें आगरे में कैद कर दिया। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह को हराकर जेल भेज दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। औरंगजेब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। 88 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में उसका निधन हो गया। औरंगजेब ने 1658 से जुलाई 1658 से 1707 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। ठीक है, औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 3 और ये हो गया छठा, सही हो गया दूसरा वाला भी। 1 2 88 वर्ष की आयु ठीक है। महाराष्ट्र ठीक है। औरंगाबाद गलत है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसका निधन हो गया। एक वर्ड से तीसरा कट जाएगा और यही गलत है और गलती अपने को बताना है। तो यहाँ केवल तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीनों तो सही नहीं हो सकते क्योंकि तीसरा गलत है। देखिए औरंगजेब, जिसे उसके पद आलमगीर के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट था। उसने जुलाई 1658 से मार्च 1707 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। प्राकृतिक कारणों से 88 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसका निधन हो गया। कारण कोई भी हो, उम्र हो चुकी है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अहमदनगर में ABCD करके ही प्रश्न बन सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में निधन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निधन, महाराष्ट्र के अहमदनगर में निधन, नागपुर में निधन। तो सही उत्तर क्या है? अहमदनगर में निधन। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसमें मिलेंगे आपको एक टेस्ट में 140 प्रश्न। ऐसे हर टेस्ट में 50 टेस्ट प्रोवाइड होंगे, यानी लगभग 5000 प्लस प्रश्न होंगे। और हिंदी में तो 60 प्रश्न होते हैं एक टेस्ट में। हिंदी के मिलेंगे 15 टेस्ट फुल। तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।